हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे राज्यसभा एवं लोकसभा। संक्षिप्त में हम कह सकते हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब संसद। संसद के बारे में संसद के बारे में हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा आज का टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं लोकसभा एवं राज्यसभा। इस टॉपिक के अंत में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस रखे हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आगामी एग्जाम्स में पूछे भी जा सकते हैं, क्योंकि अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे क्वेश्चन है वो तथ्यों के आधार पर पूछे जाते हैं। वे एक प्रकार से कथन के आधार पर क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस पर हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो हम अब पढ़ने वाले हैं राज्यसभा एवं लोकसभा के बारे में। राज्यसभा एवं लोकसभा, सबसे पहले तो हम शुरुआत करेंगे सदस्यों से कि कितने सदस्य होते हैं। तो लोकसभा में कुल 552 सदस्य होते हैं। लोकसभा में कुल 552 सदस्य हो सकते हैं। अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 545 सदस्य हैं, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों से चुने जाते हैं। 530 सदस्य राज्यों से चुने जाते हैं और 13 संघीय शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं, संघीय क्षेत्रों से चुने जाते हैं, जैसे दिल्ली, पांडिचेरी, दमन दीव। इस प्रकार से 13 सदस्य हैं वो संघीय क्षेत्रों से चुने जाते हैं, और 530 सदस्य हैं वो विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं। कुल कितने हुए? 543। और 2 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, जबकि 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोकसभा के बारे में थोड़ा डिटेल से देखेंगे, साथ ही में हम राज्यसभा के बारे में भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। राष्ट्रपति को यह अधिकार है, राष्ट्रपति को क्या अधिकार है इसके अंतर्गत? राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह राज्यसभा और लोकसभा में क्या कर सकता है? राष्ट्रपति है वो राज्यसभा एवं लोकसभा में क्या कर सकता है? सत्र बुला सकता है। राज्यसभा एवं लोकसभा में क्या कर सकता है? सत्रावसान कर सकता है, विघटन, और इसके अलावा क्या कर सकता है? विघटन कर सकता है। यह राष्ट्रपति को अधिकार है कि राष्ट्रपति है वो लोकसभा में सत्र बुला सकता है, लोकसभा में सत्र बुला सकता है, सत्रावसान कर सकता है और विघटन कर सकता है। यह राष्ट्रपति को विशेष अधिकार है कि वो राष्ट्रपति है वो सत्र बुला सकता है, सत्रावसान कर सकता है और विघटन कर सकता है। ये 3 अधिकार हैं वो राष्ट्रपति को प्राप्त है। और इस पर एक क्वेश्चन भी बना था कि निम्न में से राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है। उसमें 3 ऑप्शन ये थे: सत्र, सत्रावसान, विघटन, और इसके अलावा एक और था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो राष्ट्रपति को क्या क्या अधिकार है? सत्र बुलाने का, यानी सत्र बुला सकता है। सत्रावसान करना मतलब जो सत्र हुआ है उसका सत्रावसान कर सकता है, यानी एक बार सत्र पूरा हो गया तो उस सत्र पर दोबारा बैठक नहीं होगी। और विघटन करने का मतलब है कि सत्र बीच में चल रहा है तो उसका बीच में ही विघटन कर सकता है। और ऐसा राष्ट्रपति करता है मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो राष्ट्रपति है वो लोकसभा का विघटन है किस आधार पर कर सकता है? विघटन है वो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह पर कर सकता है। प्रथम बार राष्ट्रपति जो सत्र बुलाता है वो खुद की इच्छा से बुला सकता है, लेकिन जब दोबारा कभी बुलाने की जरूरत होगी सत्र, तो वो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की इच्छा से यानी सलाह से बुलाता है। आगे हम देखते हैं। जनगणना 1971, जनगणना 1971 के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी। 1971 के अनुसार लोकसभा के सदस्य, जनगणना 1971 के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की संख्या
निर्धारित की गई थी और सन अगस्त 2001 में अगस्त 2001 में 91वें संविधान संशोधन द्वारा ये संविधान द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया कि लोकसभा एवं विधानसभा के सदस्यों की संख्या 2026 तक यथावत रहेगी, वैसी की वैसी बनी रहेगी। जैसे कि 2001 में है वैसी की वैसी उतनी की उतनी संख्या है सदस्यों की, वो 2026 तक बनी रहेगी। लोकसभा एवं विधानसभा के जो सदस्य हैं उनकी संख्या उतनी बनी रहेगी जितनी 2001 में है। ये कहा गया था अगस्त 2001 में 91वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से एवं वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से एवं वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, अप्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, जनता के द्वारा होता है। अगला है 95वें संविधान संशोधन 2009 के अंतर्गत, लिख देता हूँ मैं, 95वां संविधान संशोधन 2009 के अंतर्गत 95वां संविधान संशोधन 2009 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के स्थान आरक्षित रखे गए हैं। तो किस संशोधन के अंतर्गत अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के स्थान है वो राज्यसभा और लोकसभा में आरक्षित रखे गए हैं? तो वो है 95वें संविधान संशोधन 2009 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया कि अनुसूचित जातियों से, अनुसूचित जनजातियों से कितने स्थान लोकसभा में आरक्षित किए जाएंगे, कितने स्थान राज्यसभा में आरक्षित किए जाएंगे, उसमें कितनी बढ़ोतरी की जा सकती है। इस तरह के जो प्रावधान है वो 95वें संविधान संशोधन 2009 के अंतर्गत किए गए। अगला है कि संकट काल की घोषणा, आगे हम देखते हैं कि संकट काल की घोषणा होने पर संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि की जा सकती है। जब भी संकट काल आएगा तब संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि की जा सकती है, जो कि एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। संकट काल की घोषणा के समय जब संसद विधि बनाएगी और संसद की जो विधि है, जो नियम है, उसके अनुसार जब लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि की जाएगी तो वो वृद्धि है वो वर्ष में 1 बार ही हो सकती है, 1 बार से अधिक नहीं हो सकती। अगला तथ्य देखिए कि लोकसभा की 2 बैठकों के मध्य 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। लोकसभा की 2 बैठकें हो रही हैं, लोकसभा की 2 बैठकें हो रही हैं, इनमें 6 माह से अधिक समय अंतराल नहीं होना चाहिए। 6 माह अर्थात लोकसभा में 2 बैठकें होती हैं, वर्ष में 2 बैठक होती हैं और 6 माह के अंतराल पर होते हैं। संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जा सकता है? आगे हम देखते हैं संयुक्त अधिवेशन है संयुक्त अधिवेशन तब बुलाया जाता है जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए। मान लीजिए कोई विधेयक है वो लोकसभा में भेजा गया और राज्यसभा ने अस्वीकार कर दिया, या राज्यसभा में भेजा गया और लोकसभा ने अस्वीकार कर दिया, या जब एक सदन द्वारा दूसरे सदन को कोई भेजा गया विधेयक 6 माह से अधिक समय हो गया। 2 कारणों से होता है। देखिए संयुक्त अधिवेशन 2 कारणों से बुलाते हैं, 2 कारणों से हो जाता है। मान लीजिए कोई विधेयक भेजा गया है, संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मैं बता दूंगा आपको, ये पटवार एग्जाम में पूछा गया था। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जा सकता है? तो संयुक्त अधिवेशन साधारण अधिवेशन पर बुलाया जा सकता है, या संविधान संशोधन, साधारण संशोधन या
संविधान संशोधन होने पर ही बुलाया जा सकता है। उसमें संविधान संशोधन ऑप्शन नहीं था, उसमें साधारण संशोधन ऑप्शन था। तो संयुक्त अधिवेशन साधारण संशोधन पर अधिवेशन पर बुलाया जा सकता है। और कब बुलाया जा सकता है? 2 कारणों से संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। नंबर 1, जब लोकसभा राज्यसभा द्वारा विधेयक लोकसभा द्वारा भेजा गया राज्यसभा को जो विधेयक है वो राज्यसभा खारिज कर दे, या राज्यसभा लोकसभा को कोई विधेयक भेजे और लोकसभा उसे खारिज कर दे तब। दूसरा कारण क्या है कि अगर एक सदन दूसरे सदन को कोई प्रस्ताव भेजता है, कोई विधेयक भेजता है, साधारण विधेयक भेजता है या संविधान संशोधन विधेयक भेजता है, और भेजने के बाद 6 माह से अधिक का समय हो गया, 6 माह तक राज्यसभा ने अगर लोकसभा को भेजा है और लोकसभा ने 6 माह तक कोई आंसर नहीं दिया, या लोकसभा ने राज्यसभा को कोई संविधान संशोधन भेजा है और राज्यसभा ने उसको प्रस्तावित नहीं किया, उस पर कोई आंसर नहीं दिया, तब भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। तो ये 2 कारण है संयुक्त अधिवेशन बुलाने का। फर्स्ट, ये पूछा जा चुका है कि एक संसद दूसरे सदन को अगर कोई प्रस्ताव भेजे तो क्या संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, ये पूछा जा चुका है। लेकिन ये नहीं पूछा गया है कि 6 माह से अधिक हो जाए तो क्या संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। तो ये आगामी एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना है, तो इस बात को याद रखें। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है और राष्ट्रपति उसे बुलाता है। वित्त विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है। अब हम देखते हैं वित्त विधेयक के बारे में। वित्त विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है, अतः वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तो वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता। वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। जैसा कि मैंने कहा कि क्वेश्चन आ चुका है, तो उसमें एक वित्त विधेयक भी शामिल था, उसमें एक साधारण विधेयक भी शामिल था, उसमें ऑप्शन से में था दोनों, या एक इसके अलावा एक और भी ऑप्शन था, तो उसमें साधारण विधेयक उसमें सही आंसर माना गया था। तो साधारण विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, या संविधान संशोधन पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। लेकिन वित्त विधेयक के मामले में या धन विधेयक के मामले में, उसमें एक ऑप्शन धन विधेयक भी था, तो धन विधेयक के मामले में और वित्त विधेयक के मामले में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। और वित्त विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है। हालांकि वित्त विधेयक दोनों में ही बुलाया जाता है, राज्यसभा में वित्त विधेयक बुलाया जा सकता है, लोकसभा में भी वित्त विधेयक बुलाया जा सकता है, लेकिन जो वित्त विधेयक के संबंध में जो निर्णय होता है वो लोकसभा का ही अंतिम होता है। या कह सकते हैं कि संवैधानिक रूप से जो कार्य होता है वित्त विधेयक के संबंध में वो लोकसभा ही करती है। संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन का निर्णय दोनों सदनों के समस्त सदस्यों के बहुमत से होता है। जो संयुक्त अधिवेशन का निर्णय होता है वो दोनों सदनों के सदस्यों के बहुमत से होता है। जब दोनों सदन, जैसे कि ये राज्यसभा है और ये लोकसभा है, अब बात किस पे कर रहे हैं हम? संयुक्त अधिवेशन पर कर रहे हैं। संयुक्त अधिवेशन, जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो दोनों सदन भाग लेते हैं। संयुक्त अधिवेशन में दोनों सदन भाग लेते हैं, कि संयुक्त का मतलब जोड़ा हो गया, और जोड़ा हो गया मतलब दोनों सदन भाग लेंगे। और संयुक्त अधिवेशन कैसे प्रस्तावित होता है, कैसे प्रस्ताव बहुमत सिद्ध होता है? तो दोनों सदनों के सदस्य, जैसे राज्यसभा है तो राज्यसभा के 2/3 सदस्य, 2/3 सदस्य, और लोकसभा के 2/3 सदस्य, दोनों सदस्य 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित कर दे तो संयुक्त अधिवेशन पारित हो जाता है। उसके बाद संयुक्त अधिवेशन पर राष्ट्रपति अपने साइन कर देता है और ये अधिनियम बन जाता है। तो संयुक्त अधिवेशन पर दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा 2/3 बहुमत से ये बहुमत पारित हो जाता है और राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता है। ये तो था संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। अनुच्छेद 93 के अनुसार जो
अनुच्छेद 93 के अनुसार। तो कैसे होता है लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन? तो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन इस प्रकार से होता है कि जो लोकसभा के सदस्य हैं वो अपने में से ही, सिर्फ लोकसभा के सदस्य, मैंने राज्यसभा का नाम नहीं लिया, राज्यसभा के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, सिर्फ लोकसभा के सदस्य अपने में से सदस्यों द्वारा, यानी अपने में से ही एक अध्यक्ष चुन लेते हैं और एक उपाध्यक्ष चुन लेते हैं बहुमत द्वारा। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा जब बहुमत सकारात्मक पॉजिटिव होता है तो एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है। लोकसभा के सदस्यों के बहुमत से, लोकसभा के सदस्यों के बहुमत से लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया भी जा सकता है। लोकसभा के सदस्य अगर 2/3 बहुमत से, अगर 2/3 बहुमत से अगर पारित करे तो लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। साधारण विधेयकों या संविधान संशोधन विधेयकों में प्रस्ताव किसी भी संशोधन में प्रस्तुत किया जा सकता है। मतभेद होने पर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। वही बात है, अगर साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, अगर ये दोनों विधेयक, साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, अगर ये दोनों विधेयक में मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति है वो संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। उस मतभेद क्यों होता है? मतभेद तब होता है जब एक सदन द्वारा प्रस्ताव दूसरे सदन को भेजा जाता है और दूसरा सदन उसको खारिज कर देता है या उस पर कोई आंसर नहीं देता है, तब बुलाया जा सकता है। दूसरा कारण ये है कि एक सदन द्वारा दूसरे सदन को भेजा गया प्रस्ताव अगर 6 महीने से अधिक रखा जाता है दूसरे सदन के पास तो भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। अब देखेंगे कि लोकसभा द्वारा भेजे गए विधेयक अवित्तीय प्रस्ताव को राज्यसभा 6 महीने रोक सकती है, लेकिन उसके बाद अवित्तीय विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित कर दिया जाता है। अवित्तीय विधेयक क्या होता है? वे वित्तीय विधेयक जो अवित्तीय विधेयक वे होते हैं जो वित्तीय विधेयक से संबंधित नहीं होते हैं। अवित्तीय विधेयक वो होते हैं जो संपत्ति से संबंधित, धन से संबंधित या क्रय विक्रय से संबंधित या कर से संबंधित नहीं होते हैं, वो अवित्तीय विधेयक होते हैं। इस प्रकार के अवित्तीय विधेयक हैं वो एक सदन द्वारा, लोकसभा है वो राज्यसभा में भेज देती है और अगर राज्यसभा 6 महीने के भीतर उस पर कोई आंसर नहीं देती, उसे पारित नहीं करती है राज्यसभा, तो उसे पारित मान लिया जाता है। अगला हम देखेंगे अनुच्छेद 109 के अनुसार, अनुच्छेद 109 के अनुसार वित्त विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 109 में कहा गया है, अनुच्छेद 109 में कहा गया है, अनुच्छेद 109 में कहा गया है कि वित्त विधेयक है वो सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं और वित्त विधेयक है वो लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं और लोकसभा है वो राज्यसभा को प्रस्तावित करने के लिए इस विधेयक को भेजती है। और अगर राज्यसभा 6 महीने के भीतर राज्यसभा के पास भेजती है, वित्त विधेयक राज्यसभा के पास भेजती है और अगर राज्यसभा 14 दिन के भीतर, 2 सप्ताह के भीतर, 2 वीक के भीतर अगर कोई रिप्लाई नहीं देती है, पारित नहीं करती है, तो वो पारित मान लिया जाता है और फिर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है। अब हम देखते हैं वित्तीय शक्ति। वार्षिक बजट और अनुदान संबंधी मांगे सिर्फ लोकसभा में ही रखी जाती है। वार्षिक बजट वित्त विधेयक के अंतर्गत आ जाता है। जैसा कि हमने अभी देखा कि अनुच्छेद 109 के अनुसार वित्त विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 109 के अनुसार वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं और लोकसभा राज्यसभा को वित्त विधेयक भेजती है और राज्यसभा को उसे 14 दिन के अंदर पारित करना होता है, फिर राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता तो विधेयक बन जाता है। अगर 14 दिन के अंदर वो
ज़्यादा से 14 दिन से ज़्यादा रख लेती है राज्यसभा अगर विधेयक को, फिर भी वो विधेयक वो पारित माना जाएगा। तो अवित्तीय प्रस्ताव भी और वित्तीय प्रस्ताव, दोनों ही प्रस्ताव अगर अपने पास रख भी ले राज्यसभा, तो वो पारित माना जाएगा। अब हम देखते हैं संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल को ही संघीय कार्यपालिका कहते हैं। संघीय कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल व्यवहार में लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है। व्यवहारिक रूप से लोकसभा के प्रति ही मंत्रिमंडल अर्थात संघीय कार्यपालिका उत्तरदायी होती है। संविधान संशोधन का प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। जो संविधान संशोधन है और जो साधारण संशोधन है, याद रखिए, संविधान संशोधन और साधारण संशोधन ये दोनों सदनों में से किसी भी सदन में लाए जा सकते हैं। लेकिन वित्तीय विधेयक है वो सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है। वित्तीय विधेयक है लोकसभा में ही लाया जा सकता है और लोकसभा अपनी इच्छा से, लोकसभा है वो अपनी इच्छा से राज्यसभा को ट्रांसफ़र कर देती है। अगर राज्यसभा अगर 14 दिन के भीतर रिप्लाई दे, उसको प्रस्तावित करे तो ठीक है, वरना वो अपने आप ही प्रस्तावित मान लिया जाता है। एक होता है धन विधेयक। धन विधेयक सिर्फ लोकसभा के पास ही भेजा जाता है और लोकसभा उसे प्रस्तावित कर देती है। लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में ट्रांसफ़र नहीं करती। तो अभी हमने क्या देखा कि संविधान संशोधन का प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। सदन के कुल सदनों के 2/3 बहुमत से संविधान पारित मान लिया जाता है। संविधान संशोधन का प्रस्ताव किसी भी संशोधन में लाया जा सकता है और सदन के कुल सदनों के 2/3 बहुमत से संशोधन पारित मान लिया जाता है। अगर दोनों सदन में बहुमत से ये पारित नहीं होता है तो फिर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है और संयुक्त अधिवेशन बुलाने के बाद फिर से दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से फिर से प्रस्ताव पारित होता है। यही प्रक्रिया फिर से होती है संयुक्त अधिवेशन के अंतर्गत। लेकिन संयुक्त अधिवेशन के अंतर्गत भी दोनों ही सदनों द्वारा ये होता है। संविधान संशोधन किसी भी सदन द्वारा अस्वीकार किए जाने पर संयुक्त अधिवेशन है वो बुलाया जा सकता है। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 66 के अनुसार लोकसभा एवं राज्यसभा मिलकर साधारण और संविधान संशोधन दोनों में संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। और साधारण और जो संविधान संशोधन है, ये जो संयुक्त अधिवेशन है वो राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है और ये प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के सुझाव पर बुलाया जाता है। अनुच्छेद 66 के अनुसार 66 के अनुसार अनुच्छेद 66 के अनुसार लोकसभा एवं राज्यसभा मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करती हैं। यह हम नहीं देखेंगे। आगे देखते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा संकट काल की घोषणा को 1 महीने के अंदर संसद द्वारा स्वीकार किया जाना आवश्यक है। राष्ट्रपति है वो संकट काल की घोषणा तो लगा सकता है, राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा तो कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति सिर्फ संकट काल की घोषणा 1 मंथ तक कर सकता है। 1 मंथ तक कर सकता है, फिर उसके बाद संसद से स्वीकृति लेनी पड़ती है। उसके बाद संसद से स्वीकृति लेनी होती है, अन्यथा इसको 1 महीने के अंदर स्वयं ही समाप्त मान लिया जाता है। राज्यसभा के सदस्य एकल संक्रमणीय मत तथा आनुपातिक पद्धति के अनुसार संघ के विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्र की विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से चुने जाते हैं। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से चुने जाते हैं और तथा ये आनुपातिक पद्धति के अनुसार संघ के विभिन्न राज्यों व संघीय क्षेत्रों की विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। जो संघ शासित प्रदेश हैं, संघ शासित क्षेत्र हैं, उन्हीं द्वारा तथा विधानसभा के सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्य वो चुनकर आते हैं।
जिन क्षेत्रों में विधानसभा नहीं होती, अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र में विधानसभा ही नहीं है, तो जिन क्षेत्रों में विधानसभा नहीं होती वहाँ पर राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए एक विशेष निर्वाचन मंडली आयोजित की जाती है। जिस क्षेत्र में विधानसभा नहीं होती, फिर एक विशेष निर्वाचन मंडली प्लस विभिन्न संघ क्षेत्रों के सदस्यों द्वारा ये राज्यसभा के चुनाव किए जाते हैं। हमारे संविधान में इकाइयों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है। 10 लाख की जनसंख्या के आधार पर एक सदस्य है वो राज्यसभा में भेज दिया जाता है। राज्यसभा के सदस्य के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उसका नाम उस राज्य के किसी निर्वाचन क्षेत्र की सूची में हो जिस राज्य से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है। कहने का मतलब है कि अगर कोई दूसरा राज्य का है, जैसे कि राजस्थान वाला कोई सदस्य है, राजस्थान का कोई निर्वाचित क्षेत्र में जो निर्वाचन लड़ रहा है, अगर राजस्थान का है तो वो हरियाणा के संसद में, हरियाणा के विधानसभा में भी वो भाग ले सकता है। तो राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य अर्थात 33% सदस्य है वो प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। उसके बाद दूसरे 33, अगले साल दूसरे 33, तीसरे 33, ऐसा क्रम चलता ही रहता है। तो राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। उपसभा की अनुपस्थिति में उपसभापति के अनुपस्थिति में राज्यसभा के कार्यों का नेतृत्व ऐसा व्यक्ति करेगा जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया है। अगर उपसभापति है राज्यसभा में, अगर उपसभापति है, अगर वो अनुपस्थित रहता है, उपसभापति राज्यसभा में अगर उपसभापति अनुपस्थित रहता है तो राष्ट्रपति द्वारा एक व्यक्ति को इसके लिए नियुक्त किया जाएगा। उपसभापति एवं सभापति राज्य के सदस्यों द्वारा कुल बहुमत से प्रस्ताव पारित करके हटाए जा सकते हैं। उपसभापति है और सभापति है, उपसभापति है और सभापति है, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा कुल बहुमत से प्रस्ताव पारित करके हटाए जा सकते हैं। एक बात याद रखिए कि लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, लोकसभा का जो अध्यक्ष है और जो लोकसभा का उपाध्यक्ष है, उसको हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में पारित किया जाता है और राज्यसभा का जो सभापति है, उपसभापति है, उसको हटाने का प्रस्ताव है वो राज्यसभा के सदस्यों द्वारा कुल बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाता है। अर्थात कह सकते हैं 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके इन्हें हटा दिया जाता है। साधारण विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक पर कानून निर्माण की प्रक्रिया राज्यसभा और लोकसभा में दोनों में बराबर से दी गई है। अर्थात साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर कानून निर्माण की प्रक्रिया है वो राज्यसभा भी बना सकती है, लोकसभा भी बना सकती है, दोनों को बराबर शक्तियां प्रदान की गई है। लेकिन व्यवहारिक रूप से देखा गया है कि लोकसभा ही इन निर्माण प्रक्रिया में ज़्यादा भूमिका निभाती आ रही है। राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के सदस्यों से प्रश्न पूछ सकते हैं। जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो लोकसभा के सदस्यों से प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के प्रति अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती। राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के सदस्यों से प्रश्न तो पूछ सकते हैं, लेकिन राज्यसभा के सदस्य लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती। ये बात याद रखिए। राज्यसभा व लोकसभा सदस्य दोनों मिलकर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राज्यसभा लोकसभा के सदस्य मिलकर तथा दिल्ली, पांडुचेरी इन संघ शासित क्षेत्रों के सदस्य मिलकर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राज्यसभा व लोकसभा के सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राज्यसभा व लोकसभा के सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव जरूर करते हैं, लेकिन लोकसभा है वो
लोकसभा के जो सदस्य हैं वो उपराष्ट्रपति को हटाने के समय भाग नहीं लेते हैं। राज्यसभा व लोकसभा के सदस्य दोनों मिलकर, राज्यसभा और लोकसभा के दोनों सदस्य मिलकर, दोनों सदनों के सदस्य मिलकर राष्ट्रपति व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग लगा सकती है। जिस प्रकार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, उसी प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर 2/3 बहुमत से दोनों सदन अलग अलग पारित करके इनको हटा सकती है। आगे देखते हैं, यदि 1 माह से अधिक आपातकाल लागू रखना हो तो, यदि 1 महीने से अधिक आपातकाल लागू रखना हो तो लोकसभा व राज्यसभा दोनों के द्वारा पृथक पृथक अपने विशेष बहुमत से किया जाना आवश्यक है। लोकसभा भंग हो जाने की स्थिति में राज्यसभा आपातकाल के प्रस्ताव को 1 महीने से अधिक लागू रख सकती है। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि अगर 1 महीने से अधिक आपातकाल लागू रखना हो तो, यदि राष्ट्रपति चाहता है कि 1 महीने से अधिक आपातकाल लागू रखना है, तो क्या होता है कि लोकसभा एवं राज्यसभा के दोनों सदस्य हैं वो विशेष बहुमत से इसे पारित कर देते हैं। अगर विशेष बहुमत दोनों सदनों द्वारा मिल जाता है तो जो आपातकाल है वो 1 महीने से अधिक लागू हो जाता है। मान लीजिए जब ये अधिवेशन चल रहा हो, आपातकाल की बातें चल रही हो, जब अधिवेशन जारी है, तो अगर मान लीजिए लोकसभा नहीं है, लोकसभा का अधिवेशन नहीं चल रहा है, लोकसभा, क्योंकि लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के सदस्य पृथक पृथक रूप से बहुमत से इसे पारित करेंगे, तो मान लीजिए उस समय लोकसभा का अधिवेशन नहीं चल रहा है तो राज्यसभा भी इसको लागू कर सकती है, अकेले राज्यसभा भी इसको लागू कर सकती है। अनुच्छेद 249 और 300 अनुच्छेद 312 सिर्फ राज्यसभा को ही प्राप्त है। अनुच्छेद 249 की शक्ति और अनुच्छेद 312 की शक्ति है वो सिर्फ राज्यसभा को ही प्राप्त है। क्या है? अनुच्छेद 212 के अनुसार राज्यसभा के सदस्य 2/3 बहुमत से, जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को हटाना हो तो 2/3 बहुमत, जब कोई संशोधन पारित करना हो 2/3 बहुमत, जब राज्य सूची के विषय पर कोई कानून बनाना हो या अखिल भारतीय सेवाओं पर कोई कानून बना हो तो 2/3 बहुमत। तो ये 2/3 बहुमत आपको याद रखना है। अनुच्छेद 249 के अनुसार 249 के अनुसार राज्यसभा के सदस्य 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय विषय का महत्व घोषित कर सकती है। एक बार फिर से सुनिए, अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा के सदस्य 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय विषय का महत्व घोषित कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा 2/3 बहुमत से नई अखिल भारतीय सेवाएं लागू कर सकती है। अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से अखिल भारतीय सेवाएं लागू कर सकती है। अब हम आगे देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली से होता है, ये हम देख ही चुके हैं। और राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। अब हम एक बार संविधान संशोधन के बारे में विस्तार से पढ़ लेते हैं, आखिर संविधान संशोधन कैसे होता है। तो संविधान संशोधन है वो विधेयक सदन, दोनों ही विधेयक सदन के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान संशोधन है वो किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे साधारण संशोधन है वो भी किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। और जब इसे स्वीकृत मान लिया जाता है तो अगर इसे स्वीकृत मान लिया जाता है तो ये प्रस्ताव पारित हो जाता है।
सदन के, अब देखिए, संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाए तो संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों के बीच मत होने पर संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था। तो ये तो हम देख ही चुके हैं। अनुच्छेद 312 देख चुके हैं। आगे देखिए, एक बात और ध्यान रखिए कि जो धन विधेयक है, जो कि मैंने कहा था कि सिर्फ लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है, तो जो धन विधेयक है वो केवल मंत्री ही प्रस्तुत करते हैं, पारित नहीं, सॉरी, प्रस्तुत। तो धन विधेयक है वो कौन, लोकसभा में धन विधेयक है वो लोकसभा में सिर्फ मंत्री ही पारित करते हैं। आगे देखिए कि धन विधेयक है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति की पहले अनुमति ली जाती है धन विधेयक प्रस्तुत करने से पहले। और जो सरकार द्वारा बजट राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जो बजट प्रस्तुत किया जाता है वो राष्ट्रपति की अनुशंसा पर किया जाता है। बजट है वो राष्ट्रपति की अनुशंसा पर किया जाता है और ये वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अब हम देखते हैं कुछ प्रस्ताव, संसद से संबंधित कुछ प्रस्ताव देखते हैं। जैसे प्रश्नकाल, संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए होता है। संसद का जो पहला घंटा होता है, अर्थात कह सकते हैं सबसे पहले क्या आता है, प्रश्नकाल आता है। तो संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए होता है। इस दौरान सदस्य प्रश्न पूछते हैं और मंत्री उत्तर देते हैं। यह कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण का एक साधन है। अब हम देखते हैं शून्यकाल। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है। शून्यकाल है वो प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है। संसदीय प्रक्रिया के नियमों में शून्यकाल का उल्लेख नहीं है। जो संसद प्रक्रिया के नियमों में शून्यकाल का उल्लेख नहीं है, ये तथ्य के आधार पर पूछा जा सकता है। याद रखिए कि संसदीय प्रक्रिया के नियमों में शून्यकाल का उल्लेख नहीं है। इस तरह यह एक अनौपचारिक माना जा सकता है। इसमें क्या होता है कि संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले ही उठाते हैं। इसमें संसदीय सदस्य हैं वो कोई सूचना नहीं देते हैं, अपनी मर्जी से ही सीधे ही डायरेक्ट मामले उठा लेते हैं, प्रश्न करने लग जाते हैं। अब अगला देखिए स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव क्या होता है? स्थगन प्रस्ताव ये किसी भी अविलंबीय लोक महत्व के मामलों पर चर्चा करने के लिए। स्थगन प्रस्ताव क्या होता है कि लोक महत्व के मामलों पर चर्चा करने के लिए सदन में ये प्रस्ताव रखा जाता है। इस सदन में क्या होता है कि 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। स्थगन प्रस्ताव में क्या होता है कि लोक महत्व के मामलों पर जब चर्चा की जाती है तो उस पर प्रस्ताव पारित करने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी होता है, वरना ये अपने आप ही रद्द मान लिया जाता है। अगला है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव हम पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं हम निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव क्या होता है? ये लोकसभा में मंत्री या मंत्री परिषद की कुछ नीतियों या कार्यों के खिलाफ निंदा के लिए किया जाता है। यानी मंत्री ने जो कार्य किए हैं या मंत्री परिषद के द्वारा जो कार्य किए गए हैं उन कार्यों के प्रति या उन नीतियों के प्रति निंदा की जाती है। यदि ये लोकसभा में पारित हो जाए, निंदा प्रस्ताव पारित हो जाए, तो मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। अगर निंदा प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्री परिषद को क्या करना पड़ता है?
त्याग देना पड़ता है। तो ये तो थे कुछ प्रस्ताव, और इस प्रकार हमने लोकसभा एवं राज्यसभा के बारे में पढ़ा। इसके अलावा संसद की कुछ समितियां भी हैं, उनके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे ज़्यादा डिटेल से। खास करके ये जो समितियां होती हैं ये हाई लेवल के एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, तो हम इनके बारे में नहीं पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।